मीथेन सबसे पहले बना था। फिर उसके बाद हमारा एक सेल बन के आया था, जिसको हमने इओबायोंट बोला था। प्रोटोबायोंट में हमने देखा था, फिर हमने इओबायोंट में देखा। प्रोटोबायोंट में क्या क्या देखा, कोसर्वेट्स और माइक्रोस्फेयर, जिसमें हमने देखा कि उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं थी रिप्रोड्यूस करने की। लेकिन फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा इओबायोंट्स थे, इओबायोंट्स के अंदर कैपेबिलिटी थी रिप्रोड्यूस करने की। वहीं पे पहले मेरे पास न्यूक्लियोप्रोटीन्स आए थे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आती तो देख लेना, समझ में आ जाएगा। मैम आपने नोट्स नहीं भेजे क्या हम लास्ट क्लास के? लास्ट वाली हाँ, शायद मैंने नोट्स नहीं भेजे आप लोगों को। आज शेयर कर दूंगी नोट्स, डोंट वरी। यस मैम। ठीक है, तो थ्योरीज ऑफ, लास्ट थ्योरी मैंने आप लोगों को डार्विन के बारे में बताया था ना, कि डार्विन कितने इयर्स की जर्नी पे गए थे? 5 ईयर की जर्नी पे गए थे, 31 से 1836 तक, 31 से 36 तक। और उन्होंने वहां पे क्या डिस्कवर किए थे? डार्विन फिंचेस देखे थे, जिसके अंदर उन्होंने ज्योग्राफिकल चेंजेस के अकॉर्डिंग क्या आ रहा था वहां पे, पीक में चेंजेस आ रहे थे, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को अडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। बताया था अडेप्टिव रेडिएशन, रेडिएशन बोला था इसको। ठीक है, अब आता है हमारे पास बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। जैसे पहले केमिकल इवोल्यूशन अभी बताया कि केमिकल इवोल्यूशन में केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैसे धीरे धीरे इवोल्यूशन आया, कैसे उनके अंदर धीरे धीरे चेंजेस आया। सबसे पहली थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म, इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म, या फिर इसके दूसरे नाम से बहुत अच्छे से समझ पाते आओगे, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। अभी एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? एक्वायर्ड हम बर्थ के बाद जो बर्थ के बाद एक्वायर करता है। तो अब जो चीजें हम बर्थ के बाद एक्वायर करते हैं, ये बोलते हैं कि क्या वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट हो सकता है? नहीं होती मैम। ना, लेट्स सपोज हम किसी ऑर्गन को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो और ज्यादा डेवलप हो जाएगा, तो आने वाली जनरेशन में भी क्या वो, अगर हम किसी ऑर्गन को डिसयूज कर रहे हैं। मैम दोबारा बता दो, आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी अभी। अरे देखो, मैंने बोला कि यहाँ पे हम इनहेरिटेंस की बात करें, एक्वायर्ड कैरेक्टर की। एक्वायर्ड कैरेक्टर में ये होगा, लेट्स सपोज हम किसी ऑर्गन को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वो ऑर्गन बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा। क्या वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट होगा? नो। और अगर ऑर्गन का यूज कर रहा है, उसको बिल्कुल यूज नहीं कर रहा है, ऑब्वियसली बात है। जैसे कल स्नेक वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था, उसने अपने लिम्स का यूज नहीं किया, तो उसकी आने वाली जनरेशन में वो गायब हो गए। उसके टाइम में कोई भी स्नेक लिम्स से दिखाई देता है? नहीं दिखता है, नहीं देता ना कोई भी लिम्स वाला। लेकिन पहले के टाइम में जो स्नेक्स थे वो लिम्स होते थे। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है? अब हम बोल रहे हैं कि भाई एक्वायर्ड कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं जाते, लेकिन इसके कुछ कुछ एग्जाम्पल हमारे पास आज भी अवेलेबल है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा सकता है। अब आप बोलोगे मैम में तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो गया, कोई कैरेक्टर जाता है कोई कैरेक्टर नहीं जाते। तो इसी थ्योरी को थोड़ा सा समझना है। जैसे लमार्क ने थ्योरी दिया था, नाम याद रखना है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। कौन से साइंटिस्ट ने दिया? लमार्क ने दिया। ठीक है, अब एक चीज इंपॉर्टेंट ही समझना, ये हमारे पास लमार्क साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था जूलॉजी, 1809। इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर 4 पोस्टुलेट्स दिए। फोर पोस्टुलेट्स ऑफ थ्योरी। कौन कौन से पोस्टुलेट्स थे? सबसे पहला पोस्टुलेट था इंटरनल फोर्स। अभी समझाऊंगी इंटरनल फोर्स और इसमें क्या होता है। देखो, एक चीज समझना, अगर हम किसी बॉडी ऑर्गन का बहुत ज्यादा इंटरनली फोर्स लगा के, मतलब उसका 100% अगर हम किसी ऑर्गन का लेंगे, तो उसकी वजह से उसी बॉडी पार्ट का साइज बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा? जैसे वो जिम वाला एग्जांपल ले लो, जिम में वर्कआउट करता है नहीं करता है? बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अपनी अपर बॉडी पे वर्कआउट करना पड़ता है, मतलब दे वांट कि उनकी अपर बॉडी ग्रो कर जाए। कुछ को चाहिए उनकी लोअर बॉडी ग्रो कर जाए, तो उसी पर्टिकुलर पार्ट पे वर्क करता है, उसी पर्टिकुलर पार्ट की एक्सरसाइज करता है या नहीं करता है?
Yes. तो ये यही बोल रहा है कि आप बॉडी के जिस पार्ट पे सबसे ज्यादा इंटरनल फोर्स अप्लाई करोगे उसी पार्ट का साइज जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, जिसका एग्जांपल अभी जिम वाला मैंने आपको बताया। सेकेंड वन आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गन इन द रिजल्ट ऑफ नीड ऑफ ऑर्गेनिज्म। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि लेट्स सपोज किसी ऑर्गेनिज्म की नीड है कि भाई उसको किसी पर्टिकुलर नए ऑर्गन की जरूरत है तो उसका फॉर्मेशन हो जाए। इसका बेस्ट एग्जांपल समझना हमारा एनिमल किंगडम है। मैम आपकी कुछ आपकी आवाज breakings थोड़ी नहीं आ रही। एक सेकेंड, एनिमल किंगडम क्यों नहीं ऐसे क्या? आ गई मैम। अभी आ रही है सही? यस मैम। तो यहाँ पे मैंने बोला कि भाई जो एनिमल किंगडम चैप्टर है, एनिमल किंगडम चैप्टर का एग्जांपल ले लो। एनिमल किंगडम चैप्टर में सबसे पहले पोरीफेरा था हमारे पास, पोरीफेरा सिलेंट्रेटा। तो उसके अंदर आप देख रहे थे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और इनोफोरा। तीनों के अंदर कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन और कोई भी सिस्टम या ऑर्गन नहीं था ना। नो मैम। लेकिन फिर आपने देखा प्लेटी हेलमिंथेस से ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल्स आना Flame स्टार्ट, cells। फिर उसके आगे नेफ्रीडियाज आने स्टार्ट हुए, ऑर्गन्स बनने शुरू हुए, क्योंकि ऑर्गेनिज्म की नीड बढ़ती चली गई। ऑर्गेनिज्म की नीड बढ़ती चली गई, ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल बन गए। उनको चाहिए कि उनकी बॉडी के अंदर ही कोई ऐसा ऑर्गन हो जाए जो ज्यादा टाइम तक उनके वाटर को स्टोर करके रख ले, उनकी बॉडी के अंदर वाटर ज्यादा से ज्यादा टाइम तक रहे। वो ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे इंस्टेंटली उनको फूड अवेलेबल नहीं है, तो उनको चाहिए कि उनकी बॉडी के अंदर फूड स्टोर रहे। वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में फूड कंजप्शन करने लग गए। उस फूड का डाइजेशन करने के लिए, प्रॉपर ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए उनकी बॉडी के अंदर ऑर्गन की रिक्वायरमेंट होगी। हुआ था या नहीं हुआ था वहां पे न्यू ऑर्गन्स का डेवलपमेंट, जैसे जैसे इवोल्यूशन का ट्रेंड चलता गया था। यस मैम। तो ये चीज बोल रहे हैं कि भाई जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की नीड बढ़ती चली जाती है ऐसे ही हमारे पास उनके अंदर नए ऑर्गन्स या फिर नया सिस्टम डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट चीज ये बोलते हैं कि भाई किसी भी ऑर्गन का जितना ज्यादा डेवलपमेंट होगा किस चीज पे डिपेंड करेगा? डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन किस चीज पे डिपेंड करेगा? जितना आप उसका यूज करोगे, जितना ज्यादा यूज करोगे किसी पर्टिकुलर ऑर्गन का उतना ही ज्यादा उसका डेवलपमेंट होगा। एंड द लास्ट पॉस्टुलेट जो इन्होंने दिया था कि भाई जितने भी चेंजेस हम एक्वायर्ड करते हैं आफ्टर बर्थ, क्या वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन इनहेरिट हो सकता है? नो मैम। नो मैम। पता इन्होंने बोला था कि इनहेरिट होंगे, तभी तो इन्होंने बोला थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। अब आगे हम देखेंगे इस थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया गया था। ऑल ऑर्गन्स मैम सारे एक्वायर्ड कैरेक्टर्स थोड़ी ना मैम ट्रांसफर हो जाएंगे मैम। जैसे कोई लोग होते हैं मैम वो स्विमिंग एक्वायर करते थे मैम, वो जरूर थोड़ी नेक्स्ट जनरेशन में भी स्विमिंग का ट्रांसफर नहीं, एक्वायर्ड कैरेक्टर कोई सी भी नहीं होती ट्रांसफर। लेकिन इन्होंने बोला ये चीज लेमार्क ने, क्यों कैसे बोला था? इनका वो एक्सपेरिमेंट देखो, अभी लास्ट स्लाइड में इमेज भी था, ये जिराफ वाला, इससे बोला था इन्होंने, और स्नेक वाले से। भाई जिराफ के अंदर क्या था? जिराफ की पहले नेक बहुत छोटी होती, तो पहले छोटी नेक होती थी तो प्लांट क्या करते थे, नीचे नीचे वाली लीव्स खा लेते थे। ऊपर हो गया बच्ची क्या ऊपर ऊपर वाली, अब उनको अपनी नेक को बहुत ज्यादा स्ट्रेच करना पड़ता था ऊपर वाली लीव्स खाने के लिए। अब क्या करेंगे वो ऊपर वाली लीव्स खाने, स्ट्रेच करेंगे, अपनी नेक वाली पार्ट का सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इंटरनल फोर्स लगा रहे हैं, साइज बढ़ गया, डेवलपमेंट हो गया। और फिर आगे देखा कि आज के टाइम में क्या कोई भी जिराफ आपको छोटी गर्दन वाला मिलता है? बड़ी बड़ी गर्दन वाले हैं। तो फिर भाई एक्वायर्ड वो कैरेक्टर एक्वायर्ड था ना, जैसा इन्वायरमेंट की डिमांड थी उस अकॉर्डिंग उनका बॉडी के अंदर चेंजेस आ गए। यस मैम। कैसे लेमार्क ने ये चीज गलत बोली? सही बोली उन्होंने तो सामने एक्सपेरिमेंट देखा अपने, उन्होंने स्नेक वाला एक्सपेरिमेंट देखा कि आज के टाइम में कोई लिम्स वाला स्नेक मिलता है?
नहीं मिलता ना, तो फिर कैसे बोल रहे हो कि नहीं होते एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिट? मैम पर जैसे अडॉप्टेड एडिशन तो होता है ना। क्या? मैम ब्रेन का एग्जांपल भी तो ऐसे ही था ना, वो भी जो आपने दिया था। ब्रेन का एग्जांपल वो जनरेशन टू जनरेशन आता रहता है कि आपके एंसेस्टर्स, मतलब सपोज कि आपका ब्रेन बहुत ज्यादा डेवलप है, ठीक है, और हो सकता है आपका जो ब्रेन डेवलप है वो आपको मम्मी पापा से मिला है, इनहेरिट होते हुए आ रहा है, वो केस था। आपके मम्मी पापा का ब्रेन अच्छा नहीं है, मतलब वो इंटेलिजेंट नहीं है ज्यादा, लेकिन आप पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तो ये चीज इनहेरिटेड नहीं है, इनहेरिटेड नहीं है। हो सकता है आपके आने वाले ऑफस्प्रिंग्स के अंदर वो चीज ट्रांसफर हो या ना हो, दोनों केसेस है। या फिर वहां पे वो रिसेसिव वो डोमिनेंट वाला भी आ सकता है कि लेट्स सपोज मम्मी पापा ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स, उनके भी एंसेस्टर्स वो अच्छे, उनका इंटेलिजेंट हो, उनका ब्रेन अच्छा हो, लेकिन मम्मी पापा के अंदर वो रिसेसिव हो गया, आपके अंदर डोमिनेंट हो गया, हो सकता है नहीं? यस मैम। ठीक है, तो ये वाला केस लेमार्क ने बिल्कुल सही चीज बोली थी या नहीं बोली थी? यस अब लेमार्क ने सारी चीज सही बोल दिया। देखो इनका एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है, एक्वायर्ड कैरेक्टर जो होता है डेवलप होता है यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन से, इवोल्यूशन हुआ बाय द यूज ऑफ ऑर्गन, लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ, या फिर डिसयूज, देखो उन्होंने ज्यादा यूज किया वो डेवलप हो गया, और डिसयूज किया तो वो डिसअपियर हो गया स्नेक्स के अंदर। दोनों एग्जाम्पल्स आपको बता दिया है। अब इस थ्योरी को हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट है वेजमैन, याद रखना लेमार्क की थ्योरी को किसने डिसअप्रूव किया था? यस वेजमैन साइंटिस्ट ने। आप लोग माइस वाला स्कूल में पढ़ाया होगा ना आप लोगों को, माइस का एक्सपेरिमेंट Yes. इन्होंने किया। इन्होंने बोला, एक थ्योरी दी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी। बट सारे कैरेक्टर्स एक्वायर्ड नहीं होते ना। सारे कैरेक्टर एक्वायर्ड, एग्जैक्टली। देखो ये वाला चीज है, थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म समझते हो? दो टाइप के प्लाज्म होता है, आपका सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म। सोमेटोप्लाज्म सोमेटिक सेल, जर्म प्लाज्म जर्म से का जो साइटोप्लाज्म है। वो बोल रहे हैं कि भाई जो चेंजेस जर्म सेल्स के अंदर होंगे सिर्फ वही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन इनहेरिट इनहेरिट होंगे। तो इसका मतलब जो लेमार्क ने चीज बोली कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर, भाई हम कोई चीज एक्वायर कर रहे हैं, तो एक्वायर करने के बाद वो चेंजेस हमारे जर्म प्लाज्म में नहीं, हमारी सोमेटिक सेल्स के अंदर आएंगे, तो वो तो एक्वायर नहीं होने चाहिए। इस चीज को इन्होंने किस चीज से प्रूव किया था? माइस को लिया इन्होंने और माइस की टेल कट कर दिया, यस और मैम, और ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हुई थी। जनरेशंस तक इन्होंने उस माइस को देखा कि भाई 30 के 30 जनरेशंस तक माइस जो थे वो विद टेल आए, किसी के अंदर भी कट वाली टेल नहीं थी। जैसे लेमार्क ने बोला कि भाई एक्वायर्ड कैरेक्टर, तो यहाँ पे तो टेल कट रहा है, भाई किसी ना किसी जनरेशन में तो जो टेल है वो कट होनी चाहिए थी ना। यस मैम लेकिन इसके पीछे अगर आप अब के थोड़ा सा अपना ब्रेन अभी यूज करके सोचो, टेल कट कर रहा है, इट्स अ एक्सीडेंटल थिंग, कोई इंटरनल फोर्स नहीं लग रहा है, कोई ज्यादा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। मतलब उसके पोस्टुलेट्स में लेमार्क थ्योरी के पोस्टुलेट सही थे ना? मैम वॉइस नहीं आ रही मैम। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। वो तो इंटरनल था ना, जिराफ में इंटरनल फोर्स जिराफ के अंदर वो इंटरनल डेवलपमेंट था, पर है ना? ये तो एक्सटर्नल ये तो हमने बाहर से कट कर दिया, टेल कट किया। मैम भाई दोबारा माइस दोबारा अभी आपने क्या बताया वो दोबारा बता दो। मैंने ये बोला बेटा कि लेमार्क ने जो पोस्टुलेट्स दिए थे वो पोस्टुलेट्स पे हम एग्री कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एग्जैक्टली पोस्टुलेट्स पे ये चीज बोला था कि किसी ऑर्गन का ज्यादा यूज करोगे तब उसके साइज बढ़ जाएगा, डिसयूज मैम करोगे और जिराफ डिसअपियर में हो तो जाएगा। मैम जिराफ में जिराफ तो इंटरनल फोर्स लगा था ना, और यहाँ पे तो इंटरनल फोर्स लगा, यहाँ पे माइस में क्या इंटरनल फोर्स लग रहा है? कुछ नहीं मैम, ये तो बात लग रहा है ना, माइस की टेल आपने कट कर दिया, एक्सीडेंटल था ना भाई, माइस ने खुद से थोड़े ना कुछ मेहनत किया, खुद से अगर वो मेहनत करके टेल को ग्रो जरूर करा सकता था, टेल से मेहनत करनी शुरू कर दे अगर कुछ, या अपनी बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट से कुछ मेहनत करनी शुरू कर दे, डेवलप हो जाए, हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाए। यस मैम मैम, तो लेकिन इसलिए जो
हाँ हाँ मैम जो भोपाल गैस में हुआ था तो उसमें तो मतलब उनके जो ऑफस्प्रिंग थे वो भी अफेक्टेड हो गए थे ना उसकी वजह से। किसमें उनके इंटरनल भोपाल गैस में, वॉइस भोपाल गैस जो भोपाल एक्सीडेंट गैस था। ट्रेजेडी की बात कर रहे हो? मैम ओ उसमें हाँ, इंटरनल बेटा, इंटरनल फोर्स बहुत जरूरी है इसके लिए। तो मैम उसमें एक्सटर्नल नहीं होगा? उसमें भी एक्सटर्नल ही था, उसमें इंटरनल नहीं, एक तो टाइप से उसमें तो ऑफस्प्रिंग यानी अफेक्टेड हुए थे। भोपाल गैस क्या है? भोपाल भोपाल में एक गैस लीक हुई थी। एक्सीडेंटल केस था ये, हिरोशिमा। अच्छा, हिरोशिमा। देखो, तो पहली थ्योरी हमने देख लिया, कौन सी थ्योरी? लेमार्क की थ्योरी। उसको किसने डिसअप्रूव किया ये याद रखना है, इसके दो एग्जांपल्स याद रखने हैं बस, ठीक है। फिर नेक्स्ट थ्योरी आती है हमारे पास डार्विनियन थ्योरी, डार्विनिज्म या फिर थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। देखो डार्विन थ्योरी, चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी प्रपोज किया था। ये थ्योरी किस पे बेस्ड था? डार्विन साइंटिस्ट HMS बीगल शिप पे बैठ के कहाँ गए थे? गैलापागोस आइलैंड पे गए थे। कितने छोटे छोटे आइलैंड से मिलके बना होता? 22 छोटे छोटे आइलैंड से मिलके। उस वहां पे जाने के बाद उन्होंने आके थ्योरी दी, क्योंकि हमने देखो अभी वो वाला एडेप्टिव रेडिएशन के अंदर वो चीज पढ़ा है सिर्फ, लेकिन उसके पीछे का कंक्लूजन क्या निकला, वो जो इतने साल तक घूम के आए उसके बाद उन्होंने आके क्या चीज बताया? तो उन्होंने एक चीज बताया, जैसे मैंने आप लोगों को जब वो चीज पढ़ाई थी तो ये बताया था कि वहां पे क्या हुआ ना, बहुत जायंट, बहुत बड़े बड़े साइज के लिजार्ड, बड़ी बड़ी साइज की बर्ड्स और जो ऑर्गेनिजम्स थे बहुत बड़े बड़े साइज के थे एज कंपेयर टू आर एरिया, हमारे एरिया के कंपेरिजन में। तो इसका मतलब ये है कि भाई वहां पे कंपटीशन कम है, यस मैम। कंपटीशन कम है, और यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है। अब कंपटीशन जैसे कि आप लोग नीट का एग्जांपल ले सकते हैं। नीट में क्या होता है, 22 लाख स्टूडेंट्स ने अभी अपियर किया, सेलेक्ट कितने हुए होंगे इस बार स्टूडेंट्स? 1 लाख मैम। मैक्सिमम लाख स्टूडेंट हुए होंगे, और अराउंड 2 से 3 लाख बच्चे ऐसे हैं जो BSc नर्सिंग प्राइवेट में चले गए या BSc कोर्सेज में चले गए, इधर उधर कहीं भी चले गए, गए Yes, होंगे ना। तो हमारे नेचर ने, नेचर इन द सेंस एनटीए समझ लो, एनटीए ने सेलेक्ट किनको किया? जो अपने आप को सुपीरियर प्रूफ कर पाए। यस मैम। ऐसे ही हमारा नेचर भी सेलेक्ट करता है कि भाई नेचर के अंदर होने वाले चेंजेस में जो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है वो तो सेलेक्ट हो जाता है, और बाकी सब एलिमिनेट हो जाता है, बाकी सब एलिमिनेट। क्योंकि 22 लाख स्टूडेंट से कंपटीशन ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, तो भाई ऑब्वियसली बात है आप अच्छे से ग्रो नहीं कर पाओ। यहाँ पे वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना कि आप लोग मेहनत करो तो आपका बड़ा साइज हो जाना चाहिए, साइज बढ़ जाना चाहिए, यस है ना। दीपांशु, इस वाले टॉपिक का ना एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसलिए एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रही, लेकिन हाँ एनसीईआरटी आप लोगों को पढ़ा दूंगी मैं एक बार ये फिनिश कराने के बाद, ठीक है। यस मैम। जिस वाले पार्ट से लाइन टू लाइन एनसीईआरटी आने के क्वेश्चंस चांसेस रहते हैं मैं वो खुद करा देती। तो ये चीज समझ में आया कि नेचर कैसे सेलेक्ट करती है। नेचर सेलेक्ट सिर्फ उसको करती है जो नेचर में होने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, और जो अडेप्ट नहीं कर पाता वो बेचारा मारा जाता है। हाँ? और इसके पीछे पता है एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या थी कि हमारे जो चार्ल्स डार्विन तो कितने साल के लिए जर्नी पे गए थे? 5 साल मैम, पर आए थे 7 साल। 5 years, है ना, आए ज्यादा साल में थे। अब उन्होंने देखो भाई 5-7 साल लगा के आए, 5 साल के एग्जैक्टली उनको काम दिया गया था, उसमें उन्होंने कुछ तो मतलब ऑब्जर्वेशंस किया और कुछ ऐसे टाइम पास किया। अब होता है ना, जैसे लेट्स सपोज आप लोगों को कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाता है, उसके लिए 15-20 दिन आप लोगों को दिया जाता है। आप क्या करते हो, स्टार्टिंग के सारे दिनों तो मस्ती करोगे, आखिरी के 1-2 दिन में बैठ के जैसा तैसा होगा उसको फिनिश कर दोगे, किसी फ्रेंड का लेके उसको कॉपी पेस्ट कर डालोगे। करते हो नहीं करते हो? नो मैम। मैम। खुद से बच्चे करते हैं इधर उधर से कुछ ना, मतलब ज्यादातर करते हैं, 10% नहीं करते ऐसा, और 10% में आता हूँ। क्लास में तो मुझसे ही छीन लेते हैं। बिल्कुल खुद से करते हैं जो भी हो। खुद से करते हैं, लेकिन गूगल से करते हैं। 15 दिन में अगर आप थोड़ा थोड़ा करके करते तो जो आपकी प्रोडक्टिविटी आती, जितना अच्छा वो प्रोजेक्ट बनता एज कम्पेयर टू वो प्रोजेक्ट जो आप आखिरी के दिन में बैठ के बना रहे हो, कौन सा ज्यादा अच्छा बनता? जो 15 दिन बनाते थे उसमें से। नहीं करते तो लास्ट में बना रहे हैं हम, जो लास्ट दिन बना रहे हैं।
ओ लास्ट में तो Yes, ऐसा ma'am. करते ही मैम नहीं अच्छा नहीं होना। लास्ट में अच्छा बनता। सबका एनालाइज लास्ट करके में ना मैम प्रेशर अपने रहता है ना वाले में बनाने का, सुधार इसलिए करें। जल्दी। मैम लास्ट में अच्छा बनता और फिर इस बात की भी खुशी होती है कि लोगों ने 15 दिन लगाया और हमने 1 दिन में बना लिया। अच्छा अरे बन ही नहीं सकता ये लास्ट। कोई अच्छा बनाता, कोई नहीं बनाता। तो इसी तरह ना देखो, डार्विन ने ये चीज किया था। डार्विन ने 5 साल की जर्नी में भेजा गया, कुछ काम किया कुछ नहीं किया। अब जब ये वापस आ गए जर्नी से, अब इन्होंने सोचा कि भाई गवर्नमेंट को मैं क्या बताऊंगा कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन लेके आया। तो इन्होंने क्या किया, उसी जिस टाइम ये लौट के आए उस टाइम पे एक आर्टिकल लिखा गया था। आर्टिकल था एक एस्से, समझ लो एस्से था आपका। एस्से का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। मतलब जितनी भी पॉपुलेशन हमारी आज के टाइम में है, इतनी सारी वेराइटीज है, उसके इतनी सारी वेरिएशंस क्यों आई है, वो आर्टिकल हमारे थॉमस माल्थस साइंटिस्ट ने लिखा था। थॉमस माल्थस साइंटिस्ट ने एक एस्से लिखा। इन्होंने क्या किया, थॉमस माल्थस के एस्से से थोड़ी सी कहानियां चुरा ली। थॉमस माल्थस ये बोलते थे कि भाई हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कैपेबिलिटी है रिप्रोड्यूस करने की। हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कैपेबिलिटी है, ठीक है। लेकिन रिप्रोड्यूस करने के बाद जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होता है, उन ऑफस्प्रिंग्स के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है सरवाइव करने की। सिर्फ और सिर्फ वही ऑफस्प्रिंग सरवाइव कर पाएंगे जिनको नेचर सेलेक्ट करेगी। या फिर हमारे पास, हमें पता है आज के टाइम में अगर हम बात करें, हमारे पास फूड, शेल्टर, ये सारी चीजें बहुत लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है या नहीं है। यस मैम। अब वो चीजें ले लो, एक तो हमारा गैलापागोस आइलैंड और एक हमारा इंडिया। गैलापागोस आइलैंड में बहुत कम स्पीसीज है, बहुत ही ज्यादा कम स्पीसीज है। फूड बहुत सारा है वहां पे, शेल्टर बहुत सारा है, तो कंपटीशन कम है, इसलिए बड़े बड़े साइज के, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर फूड भी कम है, शेल्टर भी कम है, और रिप्रोडक्शन होता ही होता जा रहा है, नए नए ऑफस्प्रिंग्स बनते जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कम ही इंडिविजुअल सर्वाइव कर पाए जाएंगे, सर्वाइव करेंगे। नेचर उनको सेलेक्ट नहीं करेगी तो उनकी वहीं पे डेथ हो जाएगी। तो ये चीज इन्होंने अपने एस्से में लिखी हुई थी कि भाई हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कैपेबिलिटी है रिप्रोड्यूस करने की। सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव वही कर पाता है जो नेचर में बेस्ट सूट होता है, क्योंकि नेचर में सर्वाइव करने के लिए फूड और शेल्टर के लिए के बीच में ये कंपटीशन होता है, पॉपुलेशन के बीच में। लोग कम्पीट करते हैं एक दूसरे से। जैसे नीट में 1 लाख सीट है, 22 लाख स्टूडेंट्स आपस में कम्पीट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं कि मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ तो 11 घंटे पढ़ रहा है, 12 घंटे पढ़ रहा है। होता है नहीं होता है, कंपटीशन चल रहा है। यस मैम। यस मैम। अलग अलग लोगों के बीच में कंपटीशन होता है, तभी स्ट्रगल होता है कि भाई एक 12 घंटे पढ़ रहा था, बीमार हो गया बेचारा, लाइन से नीट एग्जाम से बाहर, मतलब बीमार हो गया, इन द सेंस एग्जाम नहीं दे पाएगा। ये वाला केस। किसी को बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गया, किसी ने सुसाइड कर लिया, हुए नहीं हुए बहुत सारे लोग, क्योंकि कंपटीशन बाहर हो गया। होगा तो एग्जिस्ट करने के लिए स्ट्रगल होगी। जो अपने आप को अडेप्ट कर जाएगा वो आपका एग्जिस्ट कर जाएगा, नहीं तो नहीं करेगा। सेम नेचर के अंदर है, फूड और शेल्टर के लिए compete कर रही हैं जब अलग अलग स्पीसीज। जो स्पीसीज जीत जाएगी उसको फूड और शेल्टर मिल जाएगा, और जिसको फूड और शेल्टर नहीं मिलेगा वो रेस से बाहर। यस मैम। सेम नीट के अंदर होता है। यस नीट जो सबसे आगे निकल गया उसको मिल जाएगी, नहीं तो सारे बाहर। फिर वो चाहे दूसरा ऑप्शन रखे या कुछ भी करे, होगा या नहीं होगा। यस मैम। तो ये हमारा डार्विन ने लाइन हमको बोला था। अब अगर हम बात करें कि भाई डार्विन की जो थ्योरी है, कौन सी थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसका पहला पॉइंट क्या है, हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का हाई रेट है, और सिर्फ वही सरवाइव करेंगे जो रिप्रोडक्शन। सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज भी हमारे पास लिमिटेड हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ेगा एग्जिस्टेंस के लिए। यस। तो 3 पॉइंट्स इन्होंने दिए थे, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में है, इसमें लोगों के बीच में मतलब क्या होगा, कंपटीशन होगा या नहीं होगा। यस मैम। कंपटीशन भी 2 टाइप से हो सकता है, स्पेसिफिक कंपटीशन
या फिर इंटर इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक मतलब इंट्रा विद इन विद इन सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के अलग अलग इंडिविजुअल्स के बीच में कंपटीशन होना। बट इंटर स्पीसीज ने एक ही टाइप के अलग अलग स्पीशीज के बीच में बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। जल्दी से मैम नीट तो इंट्रा स्पीशीज में आएगा ना फिर? अच्छा, नीट में हाँ सेम ही स्पीसीज के लिए हम लोग मतलब 1 लाख सीट्स के लिए सबके सब आपका compete कर रहे हैं। अब जैसे आप लोग हैं यहाँ पे अभी 36 स्टूडेंट्स हैं, अब 36 स्टूडेंट्स में से हो सकता है कितने बच्चों को सीट मिले या कितने को नहीं मिले। मतलब ये 5 साल में सिर्फ ये 3 पॉइंट्स लेने के लिए गए थे। क्या क्या मैम डार्विन 5 साल में सिर्फ ये 3 पॉइंट्स लेने के लिए गए थे, वो भी इन्होंने आते वक्त लिखे थे। एग्जैक्टली इसी में लिखा कि भाई हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसलिए हम लोग सर्वाइवल के लिए मैम ये तो थॉमस माल्थस ने लिखा था, इन्होंने डिस्कवर क्या किया फिर? मतलब उन्होंने जो थॉमस माल्थस ने लिखा और जो उन्होंने वहां पे वो चीज देखी उससे रिलेट कर दिया, क्योंकि वहां पे भी तो सेम ही चीज चल रहा है ना, रिप्रोडक्शन रेट है, मतलब रिसोर्सेज लिमिटेड है। ये घूमने गए थे वहां पे और फिर आते वक्त इन्होंने जो पॉइंट्स थे बस ये 3 पॉइंट्स लिखे 5 साल में। लेकिन उन्होंने एक नया पॉइंट भी तो दिया ना, अडेप्टिव रेडिएशन वाला, जो ग्राफिकल चेंजेस आते हैं, जो बर्ड्स वाला था वही ना। बर्ड्स वाला डार्विन फिंचेस। ठीक है, यस एक और पॉइंट आता है, मतलब और भी पॉइंट्स इसके अंदर आ सकते हैं लेकिन ऑलमोस्ट सेम से ही है। जैसे कि पहला एक नेचुरल सिलेक्शन इन्होंने बोल दिया कि जैसे मैंने आप लोगों को समझाया कि भाई नेचर से उसी को सिलेक्ट करेगी जो अपने आप को चेंजेस कर पाएगा, जो अपने अंदर वेरिएशंस लेके आ पाएगा। फिर इन्होंने इसी में एक और पॉइंट डाल दिया कि भाई वेरिएशंस आएंगे तभी इवोल्यूशन होगा, ये इन्होंने बोल दिया। फिर इन्हीं के बेसिस पे एक और नया लाइन ऐड कर दिया, फिटनेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटनेस, सर्वाइवल ऑफ फिटनेस। अगर भाई आपको नेचर में फिट होना है, सरवाइव करना है, तो अच्छे से compete करना पड़ेगा। आप फिजिकली फिट होने चाहिए सरवाइव करने के लिए, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे स्पीसीज के कंपैरिजन में आप ज्यादा सुपीरियर होने चाहिए, कि भाई आपको फिटनेस अपने अंदर लेके आनी पड़ेगी। फिटनेस इज द एंड रिजल्ट टू सर्वाइव इन एनी एरिया। ये अलग है, मतलब बात सेम थी, अलग अलग पॉइंट्स बना के लिखता है। ये संशिका मैम म्यूटेशन से भी तो इवोल्यूशन हो सकता है ना? क्या? म्यूटेशन से भी इवोल्यूशन हो सकता है ना? ऑब्वियसली होता है म्यूटेशन से भी, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट आएगा थ्योरी ऑफ म्यूटेशन ही। वेरिएशन तो म्यूटेशन से ही आएगी तो ये डार्विनिज्म की थ्योरी है, इसको पढ़ के देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू डार्विन थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटनेस या फिर नेचुरल सिलेक्शन, ऑर्गेनिज्म विच आर प्रोवाइडेड विद फेवरेबल वेरिएशन। फेवरेबल वेरिएशन मतलब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसा इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आ रहा है, अगर उसी अकॉर्डिंग आप अपने अंदर चेंजेस लेके आओगे तब सर्वाइव कर जाओगे, बिकॉज दे आर द फिटेस्ट टू फेस देयर सराउंडिंग। सराउंडिंग में जो भी चीजें चल रही है उसमें फिट रहने के लिए, वाइल द अनफिट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। डार्विन कंसीडर्ड दैट यूजफुल वेरिएशन जो होता है वही ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं एंड अपीयर मोर प्रोमिनेंटली इन सक्सीडिंग। जैसे वो लमार्क का जिराफ वाला था कि भाई वो एक यूजफुल चेंज है या नहीं है उसकी बॉडी के अंदर, अगर वो चेंज नहीं आएगा तो क्या जिराफ कभी भी सरवाइव कर पाएंगे, स्पीसीज ही पूरी खत्म हो। After some generation, these continuous and gradual variation in the process would be so distinct that they form a new species। मतलब कुछ जनरेशन के बाद ऐसे होगा कि जो छोटे से वेरिएशन आया, धीरे धीरे होने वाले जो वेरिएशंस आए हैं, ये मिलके एक नई स्पीसीज बना लेंगे। नई स्पीसीज का मतलब कि एक तो हमारे पास जिराफ है छोटी नेक वाले, एक बड़ी नेक वाले, तो एक नई स्पीसीज हमारे पास बन के आ गई।
दिस इज प्रूव्ड बाय, एक पेस्टिसाइड वाले एक्सपेरिमेंट से उन्होंने किया था। पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट इंसेक्ट्स दैट हैव द एबिलिटी टू सर्वाइव एज दे हैव रेजिस्टेंट जीन, मतलब इंसेक्ट्स को किल करने के लिए हम लोग पेस्टिसाइड्स डालते हैं, इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं, तो Yes. हमारे इंसेक्ट्स ने क्या किया, अपने अंदर वो रेजिस्टेंट जीन प्रोड्यूस कर लिया, जो रेजिस्टेंट जीन उनको पेस्टिसाइड से बचा रहा है। तो जो जिसने अपने अंदर वो जीन नहीं बनाया, ऑब्वियसली बात है इंसेक्टिसाइड डालेंगे डेथ हो जाएगी, यस मैम। और जिसने जीन डाल लिया वही हमारा सेलेक्टेड बाय नेचर, उसी को नेचर सेलेक्ट कर लेगी, इसी को नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। अदर इंसेक्ट्स जिसके अंदर वो जीन नहीं होगा, दे विल बी किल्ड बाय पेस्टिसाइड्स। यस मैम। डन। Sure. फिर ये इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन जो होता है इन कुछ फैक्ट्स पे बेस करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि भाई कुछ हेरिटेबल मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन होने वाले चेंजेस होने चाहिए। ओवर प्रोडक्शन मतलब हाई रिप्रोडक्शन रेट। हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज लिमिटेड, एग्जिस्टेंस के लिए सर्वाइव के स्ट्रगल करेंगे, इंटरस्पेसिफिक सर्वाइवल ऑफ फिटनेस, वही बता दिया मैंने आपको। सारे पॉइंट्स क्लियर है? यस मैम। इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया। अगर आपको नोट्स चाहिए आप यहाँ से भी देख सकते हैं। हेरिटेबल माइनर वेरिएशंस क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज स्ट्रगल, यहाँ से आप लोगों के डेफिनेशंस क्लियर हो जाएगा। अब इन्होंने दो कॉन्सेप्ट्स दिए थे, उसको ध्यान से समझना। टू की कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैम ब्रांचिंग डिसेंट, क्या बेटा? ब्रांचिंग डिसेंट। हाँ, ब्रांचिंग, डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन, ये दो पॉइंट्स। देखो अब क्या होता है, लेट्स सपोज मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म है, ये इस ऑर्गेनिज्म ने रिप्रोड्यूस करके इस ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बनाए। इन दोनों ऑर्गेनिज्म में से एक ऑर्गेनिज्म ने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंजेस कर लिए, दूसरा नहीं कर पाया, तो ये गायब, सरवाइव नहीं कर पाया। फिर अब ये सरवाइव नहीं कर पाया तो इसके आगे आने वाली सारी स्पीसीज नहीं बनेगी, ऑब्वियस बात है। इसने दो ऑर्गेनिज्म बनाए, दोनों में से ये सरवाइव नहीं कर पाया, ये भी सारा गायब, तो बचा कितना, सिर्फ ये। तो जो हमारा ब्रांचिंग है, जैसे मतलब ये एग्जैक्टली ऐसे ब्रांच बनने वाली थी, ये ब्रांचिंग डिसेंट कर रही है नहीं? यस मैम। बोलते हैं दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रांचिंग डिसेंट। एंड यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म बने, दो में से एक को नेचर ने सेलेक्ट किया, एक को नहीं किया, दिस फेनोमेनन इज नोन एज नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन। समझ आ गया? ब्रांचिंग डिसेंट ही हमको क्या बताता है, पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन बताता है कि इवोल्यूशन पैटर्न में हुआ। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन कौन सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है? एक्सप्लेन करता है ब्रांचिंग डिसेंट। उसको या हो गया मैम। यस मैम। अब एक Yes, बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है, ये डेफिनेशन आप यहाँ से देख लेना, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन वाला। अभी नेचुरल सिलेक्शन वाला ना, देखो मैंने आपको ऐसे ये फॉर्मेट बना के दिखा दिया। अब इसी को इन्होंने बोला है कि भाई एक कॉलोनी ए है जिसको हम एक मीडियम में ग्रो करा रहे हैं। इफ द मीडियम कंपोजिशन, हमने मीडियम की कंपोजिशन चेंज कर दिया तो उस कॉलोनी ए के कुछ ही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो सर्वाइव कर पाएंगे, इसका मतलब वही ऑर्गेनिज्म बेटर थे एज कम्पेयर टू दोज जो कि सर्वाइव नहीं कर पाए, क्योंकि उनको नेचर ने सिलेक्ट कर लिया, उन्होंने अपने अंदर चेंजेस कर लिए जैसे जैसे मीडियम चेंज हुआ। पहले सपोज मीडियम ए में रखा, फिर मीडियम बी में रखा ऑर्गेनिज्म को, मीडियम ए से उठा के जब हमने बी में रखा
ऑर्गेनिजम्स को, तो मीडियम बी में कुछ ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाए, कुछ की डेथ हो गई। तो जो सरवाइव कर पाए, क्योंकि मीडियम चेंज किया, सरवाइव तब भी सरवाइव कर पाए, तो इट मीन्स उन्होंने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने अंदर वेरिएशंस लेके आए होंगे ना, वो तभी सरवाइव कर पाए। Yes, ma'am. ठीक है। गुड इवनिंग मैम, आई एम आदर्श, न्यू स्टूडेंट, प्लीज कोई मैम का नंबर दे दो। आदर्श, आप अभी अवंती में जस्ट अभी कनेक्टेड हुआ हो? जिस ग्रुप में ऐड हो ना, उस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, आपको सारे डिटेल्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा वहीं से। नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारे पास इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है बच्चों। स्टडी किया था इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म को, इस कॉन्सेप्ट को हमने स्टडी किया था पेपर्ड moths के ऊपर। पेपर्ड moth is also known as Bristol अब इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म याद रखना, इंडस्ट्रियल एंड इंग्लैंड, इंग्लैंड के अंदर ये कॉन्सेप्ट देखा गया था दो तरीके से। एक पहले बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, देख आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो खुद से सोचो, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या चीज है? स्मोक नहीं, पोल्यूशन नहीं है। कोई पोल्यूशन नहीं होगा। अब पोल्यूशन इंडिकेटर कौन होता है? लाइकेन पोल्यूशन इंडिकेट करता है SO2 पोल्यूशन ना, Yes, ma'am. SO2 पोल्यूशन इंडिकेट करता है। तो इसका मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जितने भी प्लांट्स होंगे, ट्रीज होंगे, उन ट्रीज के ऊपर लाइकन होगा। Yes, ma'am. लाइकन जो होता है वो लाइट कलर का होता है, सपोज व्हाइट कलर का होता है। तो जो हमारे ट्रीज है वो व्हाइट कलर के दिखते होंगे बाहर से। तो अभी जो पेपर्ड मोथ है ना, पेपर्ड मोथ के दो अलग अलग कलर्स हैं, व्हाइट कलर वाली और एक डार्क कलर वाली। अब आप खुद चीज सोचो, व्हाइट कलर वाली, डार्क कलर वाली, दोनों आके ट्रीज के ऊपर बैठ रही है, बैकग्राउंड व्हाइट है, और व्हाइट कलर्ड वाली आके उसके ऊपर बैठेंगी, व्हाइट में छिप जाएंगी। प्रीडेटर आके पिक किसको कर पाएगा इजीली? व्हाइट को तो पिक नहीं कर पाएगा। No, ma'am. तो इसका मतलब उस टाइम पे अगर हम पॉपुलेशन की बात करेंगे तो व्हाइट की पॉपुलेशन ज्यादा होगी या फिर डार्क की? वाइट की ज्यादा होगी। व्हाइट की पॉपुलेशन ज्यादा होगी। लेकिन फिर क्या हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, और ये आप बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन में ईयर भी लिख के देते हैं 1850 के टाइम पे, और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन 1920। अब यहाँ पे क्या हुआ, पोल्यूशन आ गया है, नो लाइकन। तो अब जो ट्रीज का कलर है वो कैसा हो गया? Dark. डार्क कलर हो गया। डार्क कलर। अब व्हाइट और डार्क कलर दोनों वाली पेपर्ड मोथ आके बैठेंगी, उसको पिक करने वाला प्रीडेटर आएगा, डार्क और डार्क छिप जाएंगी, किसको पिक करेगा वो? तो अब यहाँ पे जो व्हाइट है उसकी पॉपुलेशन कम होगी। ज्यादा हो गई, वो वाइट की कम हो गई। दिस इज नॉन एज दिस प्रोसेस इज इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म हम इसको बोलते हैं, लेकिन ये नेचुरल सिलेक्शन है या नहीं? यस Ma'am. अगर लेट सपोज क्या होता है कि भाई जैसे जैसे लाइकन डिसअपियर होने शुरू हुए, जो हमारा लाइकन डिसअपियर होने के बाद सिर्फ हमारी जो ट्रीज का कलर वो डार्क हो गया और आके व्हाइट वाले को पिक कर रहा है, अगर वो व्हाइट वाली अपने अंदर वेरिएशन लेके आके अपना कलर भी डार्क बनवा ले, सर्वाइव कर जाएंगे? Yes, ma'am. कर जाएंगे या नहीं कर जाएंगे सर्वाइव? Yes, ma'am. इसी को हम बोल देते, इसी को नेचुरल सिलेक्शन बोल देते। नेचर ने सेलेक्ट किया इसको, इसमें पेपर्ड मोथ की कोई गलती नहीं थी कि व्हाइट और डार्क दोनों आके बैठ रही थी, पहले भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद भी। लेकिन नेचर ने किसको सिलेक्ट किया? जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था व्हाइट को सिलेक्ट किया, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया डार्क को।
मैम ये मैन मेड इवोल्यूशन नहीं होगा, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद का जो इफेक्ट आया वो तो मैन मेड के कारण। वो पोल्यूशन मैन मेड है, लेकिन ये वाला प्रोसेस मैन मेड थोड़ी ना है, तो नेचर के अकॉर्डिंग। यस मैम। एनवायरमेंट फैक्टर मैम, यस दीपांशु, एनवायरमेंटल फैक्टर है। एनवायरमेंट ने किसको सिलेक्ट किया? नेचर, एनवायरमेंट नेचर ना। ठीक है, तो हम लोगों ने दो थ्योरीज पढ़ लिया, लेमार्क का थ्योरी और डार्विन का थ्योरी। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थ्योरी आती है म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी आपका दिया था किसने? ह्यूगो डिब्रीज ने। ह्यूगो डिब्रीज ने म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया। इन्होंने क्या बोला? अब हम बड़ी देर से बात कर रहे हैं वेरिएशन आ रहे हैं, वेरिएशन आ रहे हो, वेरिएशन आते किस वजह से है? इन्होंने इस चीज को बताया, बोला कि म्यूटेशन की। लेकिन अब भाई साइंटिस्ट लोग हैं, गलती तो गलती करते। इन्होंने पता है किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया? इवनिंग प्राइम रोज प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। देखा कि भाई हर जनरेशन में एक अलग टाइप का ही इवनिंग प्राइम रोज बन के आ रहा है, इसका साइंटिफिक नेम भी याद रखना, ओइनोथेरा लेमार्कियन। एंड इन्होंने बोला कि भाई आज के टाइम में जितना भी म्यूटेशन आता है, जितना भी वेरिएशन आता है, वो सब म्यूटेशन की वजह से आता है भाई, माइनर चेंजेस की वजह से नहीं आता। अभी आपने अभी उसकी डार्विन की थ्योरी में पॉइंट पढ़ा था कि आपका जो हेरिडिटरी में ट्रांसफर होता है वो माइनर वेरिएशंस होता है, माइनर छोटे छोटे। इन्होंने बोला कि भाई इवोल्यूशन माइनर चेंजेस की वजह से नहीं होता है, ये तो एक दिन में होने वाला प्रोसेस है, बहुत फास्ट होने वाला प्रोसेस है, क्योंकि इन्होंने स्टडी किया इवनिंग प्राइम रोज। अब इनकी भी गलती नहीं थी। इनकी गलती क्या नहीं थी? इन्होंने एक ऐसा प्लांट सिलेक्ट कर लिया जिस प्लांट के अंदर प्रेजेंट था जंपिंग जीन। अब भाई जीन ही ऐसा है जो इधर से इधर उछल रहा है, अब जीन उछलेगा इधर से इधर जाएगा, वेरिएशन तो आने नहीं। यस तो इन्होंने इसी चीज को बोला कि भाई म्यूटेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशन के लिए, हम एग्री करते हैं, और म्यूटेशन ही रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है हमारे पास किसके लिए? इवोल्यूशन के लिए। लेकिन वो एक फास्ट प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है, धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस नहीं है। अब इसी चीज को लेके भाई डार्विन और ह्यूगो डिब्रीज के बीच में हो गई बहस, क्योंकि वो तो बोल रहे थे माइनर है, हम लोग बोल रहे थे माइनर नहीं है। तो इन दोनों के बीच में बहस क्या थी वो देखो। डार्विन और ह्यूगो डिब्रीज, क्या था यहाँ पे? डार्विन ने क्या बोला था कि भाई जो वेरिएशन है वो कैसे है? माइनर वेरिएशन, स्मॉल है या माइनर है, डायरेक्शनल है, अडेप्टिव है, मतलब अडेप्ट करेंगे हम उनको, और कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस होने वाला प्रोसेस है ये। इसके अलावा इन्होंने बोला कि इसका मतलब भाई अगर वेरिएशन बहुत धीरे धीरे हो रहा है तो इवोल्यूशन कैसे हो जाएगा? इवोल्यूशन इज स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे। लेकिन ह्यूगो डिब्रीज ने कौन से प्लांट पे वर्क किया? इवनिंग प्राइम रोज, ओइनिथेरा लेमार्कियाना। बोला कि वेरिएशन कैसा प्रोसेस है, इसके ऊपर क्वेश्चन गारंटेड मिलेगा आप लोगों को, जरूर मिलेगा क्वेश्चन। इससे दो तो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्ज, मेजर, डायरेक्शन, नॉन डायरेक्ट, नॉन एडिक्टिव, कंटिन्यूअस, और रैंडम होने वाला चाहिए। रैंडमली कुछ भी हो सकता है। यस मैम, जंपिंग का उन्होंने देखा तो एक बार वेरिएशन आ गया, वो वेरिएशन वापस से रिवर्ट हो गया, वापस से नॉर्मल कंडीशन आ गई। तो इन्होंने बोल दिया इवोल्यूशन इज सडन एंड जर्की प्रोसेस है। एंड इसी को इन्होंने बोल दिया
दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉल्टेशन। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है। इन्होंने क्या टर्म यूज किया था म्यूटेशन के लिए, इवोल्यूशन के? सॉल्टेशन प्रोसेस। सॉल्टेशन का मतलब सिंगल स्टेप में ही लार्ज चेंजेस आएंगे। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। म्यूटेशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। एंड ये इवनिंग प्राइम रोज ऑइली पहले लगा के आना, ये भी। मैम जर्की प्रोसेस क्या है? जबकि अचानक से होने वाला प्रोसेस। ओके मैम। हो गया मैम। ठीक है, आज इसको इतना ही रखते हैं हम लोग। अब एक चीज जरूर करना बच्चों, देखो जितना मैंने आप लोगों को यहाँ तक करा दिया है उसका एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना आज बैठ के। अच्छा, उसमें जो अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री में संडे में चैप्टर आने वाला है वो फिनिश हो रखा है क्या आप लोगों का? Yes, ma'am. मैम मैम नो बोल रहा है कोई? मैम मेरा नहीं हुआ अभी। मैम हो रहा मतलब अवंती की तरफ से हो रहा क्लास स्कूल में नहीं हुआ मैम मेरा। अरे पढ़ तो लिया होगा ना अगर हम अपनी क्लासेज में तो। मैम जितना आपने कराया बस उतना ही किया है अभी। अरे फिजिक्स और केमिस्ट्री का बोल रही मैम। फिजिक्स केमिस्ट्री में यस मैम वो फोकस कर लेना। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी अच्छे से पढ़ लेना और बायो में तो पढ़ना ही पढ़ना है। एनसीईआरटी रीडिंग और यहाँ तक का जितना पढ़ा दिया इसको रिवाइज। कल सुबह हम लोग मिलेंगे 9:30। नेक्स्ट क्लास होती है मेरी मैम साढ़े 9। क्लास आप लोगे? Yes, ma'am. रिविजन क्लास मतलब मोस्ट प्रोबेबली, अभी मुझे आइडिया नहीं है कि रिविजन क्लास मेरी होगी या नहीं आप लोगों के साथ। इसीलिए आई वांट कि ना हम सुबह में ही कर लेंगे इस चैप्टर को अच्छे से फिनिश। Yes, मैम ma'am. क्वेश्चन आप सुबह ही करा देना फिर कुछ हाँ, फिर और वैसे मैं ट्राई करूंगी कि रिवीजन क्लास भी ना मेरी हो जाए जहाँ तक है। मैम मॉर्निंग में क्लास रखना जरूरी है। क्या क्या? मॉर्निंग में क्लास नहीं ले पाऊंगा। क्यों बता? स्पोर्ट एकेडमी जाता हूँ। स्कूल है आपका? स्पोर्ट एकेडमी। क्या बोल रहे हो, नहीं समझ आ रहा था। कोई बात नहीं, मैम इस चैप्टर के मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर ले मतलब